हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर जो ओम के नियम का सत्यापन है या जो ओम के नियम को प्रूफ करने वाली बात है वो आज की इस वीडियो में जो है कराया जाएगा। तो सभी बच्चे इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि कल जो मैंने आप लोगों से कहा था कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि आप लोग उसको रिवाइज किए होंगे। ठीक है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिवाइज करके आए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम बताएं। ठीक है, और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो बेटा, जल्दी से फटाफट शेयर करो वीडियो को, जिससे मैक्सिमम बच्चे 100 प्लस यानी कि 100 प्लस जो है आज के इस लाइव सेशन में संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बेटा सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली बात मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ये कोई चालक PQ है, ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर लेते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, PQ। ठीक है, ये हमारा कोई चालक है PQ, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है L है। ठीक है, ये हमारा कोई चालक तार है जो PQ है और इसकी लंबाई कितनी है L है, और इसके जो अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा A है। इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब अगर हम इसके बैटरी, ठीक है, इस चालक तार के सिरों के बीच या इस चालक के सिरों के बीच क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं। कितना विभवांतर लगाते हैं, V विभवांतर लगाते हैं। ठीक, यदि हम इस चालक तार के सिरों के बीच B विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगाने की वजह से चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा किधर होती है, इधर होती है। ठीक है, प्लस से माइनस की। और वैद्युत क्षेत्र लगाने के कारण इस चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग Vd से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी कि इस डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। इस दिशा में ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर बात। तो जब हमने विभवांतर लगाया तो इनके सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो गया, V/L। और इस, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्वरित होते हैं। अब इस चालक के अंदर का हर एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आ गया। वैद्युत क्षेत्र बाहर लग रहा है ना, और चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है। तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, वैद्युत बल। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी वैद्युत क्षेत्र होता था और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता था तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता था, इस पर एक वैद्युत बल लगता था। और वैद्युत बल कितना लगता था, F बराबर Q × E, यानी कि आवेश और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश कितना है, E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है E। ठीक है, तो E × E, इतना जो है हर एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक, तो वही चीज यहां पे लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा, E × E। ठीक है, ये अगर आपका समीकरण नंबर 1 है तो ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, पहले समझो। उसके बाद अगर हम देखें नॉर्मल तरीके से, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान क्या हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर क्या हो, m हो, और वैद्युत क्षेत्र के कारण E के कारण उत्पन्न त्वरण, क्योंकि जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगता है तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्वरित हो जाते हैं। त्वरित का मतलब होता है एक्सीलरेट। और अगर वो उत्पन्न त्वरण अगर हम मान लें हमारा कितना है बेटा, A है, कितना है, स्मॉल a है, तब इस पर लगने वाला बल
F बराबर क्या हो जाएगा, एक बल और होता है, F का फार्मूला एक और होता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, F बराबर हो जाएगा m इंटू ए, m इंटू ए, ठीक है। अगर ये आपका समीकरण नंबर 2 है तो ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को अगर आप देखो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, यानी कि एम ए बराबर क्या हो गया, ई इंटू ए। तो यहां से जो त्वरण होगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई अपान एम, जहां ये ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, और ये कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक। ये आपका बन गया बेटा समीकरण नंबर 4, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 4। अच्छा, अगर ये समीकरण नंबर अब 4 बन गया तो अब आगे थोड़ा और ध्यान दो, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यह है क्या कि चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, आपस में क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, ठीक है। और दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच समय जो है, या जो समय अंतराल है जिसे हम लोग क्रांतिकाल कहते हैं, समय अंतराल हमारा कितना है, टाउ है, कितना है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय कितना, टाउ, ठीक है। क्लियर है यहां तक, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक। अब अगर दो क्रमागत टक्करों के बीच, ठीक है, टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि होती है, ठीक है, वेग में जो वृद्धि होती है, मान लेते हैं वो कितनी होती है, ए टाउ होती है, कितनी होती है, ए टाउ। कैसे, जैसे मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग कितना है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u है, कितना है, u है, ठीक। अब अगर इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों पे उत्पन्न त्वरण जो है वो कितना है, a है, कितना है, a है, उत्पन्न त्वरण a है, ठीक। तो t समय बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, v बराबर क्या होता है, u प्लस at। लेकिन यहां पे जो t समय की बात हो रही है, समय t ना होके बल्कि समय क्या हमारा टाउ है, क्योंकि यहां समय का काम कौन कर रहा है, क्रांतिकाल कर रहा है, टाउ, ठीक है। तब जो v बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टाउ। तो u वाली वेग तो पहले से थी ना, u वेग तो पहले से था, वेग में वृद्धि कितना हुआ, ए टाउ, वेग में वृद्धि कितना हुआ, केवल और केवल ए टाउ हुआ। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच, ठीक है, या दो क्रमागत टक्करों के बाद इलेक्ट्रॉनों के वेग में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, ए टाउ होगी, क्या होगी, ए टाउ होगी, ठीक, क्लियर। ए टाउ होगी। यदि चालक के अंदर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक ऊष्मीय वेग क्या है, मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2 है, तीसरे का u3 है, अप टू सो ऑन एनओए का कितना है, un है, वह टकराने के पश्चात, ठीक है, टकराने के पश्चात यानी कि क्रांतिकाल टाउ के पश्चात, क्रांतिकाल के पश्चात, क्रांतिकाल के पश्चात, ठीक, क्रांतिकाल के पश्चात इनका जो वेग होगा, ठीक है, क्रांतिकाल टाउ के पश्चात वेग क्रमशः मान लेते हैं कितना, v1 है, v2 है, v3 अप टू सो ऑन डॉट डॉट कितना है, vn है, कितना है, vn है। तब v1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, v1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस ए टाउ 1, v2 कितना हो जाएगा, u2 प्लस ए टाउ 2, v3 u3 प्लस ए टाउ 3 अप टू सो ऑन, vn कितना हो जाएगा, un प्लस ए टाउ 1, un प्लस ए टाउ 1, ठीक है। अब अगर हम किसकी अनुगमन वेग की परिभाषा देखें तो अनुगमन वेग की परिभाषा क्या कहती है, ये जो इन सब का औसत वेग है, इन सब का जो औसत वेग है, औसत वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो औसत वेग ही क्या है, अनुगमन वेग है,
औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो औसत क्या हो जाएगा, यानी कि Vd बराबर औसत वेग, Vd बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू सो ऑन कितने हैं, Vn, और डिवाइड बाई क्या होता है, n होता है। अब सबका मान रख दो। V1 का मान कितना है, U1 प्लस a टाउ 1, इसका U2 प्लस a टाउ 2 प्लस इसका un प्लस a टाउ n, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका n। अब सब में से देखो u वाले को एक साथ कर लो और a टाउ वालों को एक साथ कर लो। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन, इसको हम क्या लिख सकते हैं un, और प्लस a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 प्लस अप टू सो ऑन a टाउ n, ठीक है, इसको एक साथ लिख सकते हैं। और टोटल का डिवाइड बाई n है, टोटल का डिवाइड बाई n है। तो अब टोटल का डिवाइड बाई n है, बीच में प्लस है, तो अगर कहीं देखो ऐसे लिखा है a प्लस b डिवाइडेड बाई n, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई n और प्लस b बाई n, ठीक है। तो इसको दो भाग में तोड़ दे रहे हैं, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन un डिवाइडेड बाई n और प्लस v1 प्लस v2 प्लस a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस अप टू सो ऑन a टाउ n डिवाइडेड बाई n। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जो कि शून्य होता है। औसत ऊष्मीय वेग ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, Vd बराबर हो जाएगा हमारा a, बाहर हो गया, ये हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस अप टू सो ऑन डॉट डॉट टाउ n डिवाइडेड बाई n। इनका अगर औसत लिया जाए, इनका औसत अगर मान लो कितना आ गया, टाउ आ जाए, कितना आ जाए, टाउ आ जाए, तो Vd बराबर क्या हो गया, a टाउ हो गया, कितना हो गया, a टाउ हो गया। Vd बराबर हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, a टाउ, ठीक। अब Vd बराबर अगर a टाउ निकल के आ गया, तो अभी अभी हमने आपको एक्सीलरेशन a बराबर देखो बताया था, a बराबर कितना है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, तो a की जगह इसका मान रख दो, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ। ये आपका समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, यहाँ कितना बना था 4, ये आपका बन गया 5, ये आपका बन गया 5। अब धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I बराबर NEA VD, NEA VD। तो यहां से VD बराबर क्या हो जाएगा, VD बराबर क्या हो जाएगा, I बटे NEA, I बटे NEA। ये समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। होगा, बोलो, चलो कर लेते हैं बराबर। लेकिन उससे पहले देखिए, जो भी बच्चे बेटा अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से 2023 की बोर्ड परीक्षा में बच्चे पढ़कर मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको भी मैक्सिमम अंक स्कोर करना है। इसके लिए इस बैच की जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए, यानी कि मात्र 1400 रुपए, सॉरी 1499 रुपए, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको इस बैच में मिलती है लाइव क्लास, साथ साथ डाउट सॉल्विंग क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको लाइव सॉल्व कराए जाएंगे। हर संडे आपका टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, जो कि आपके अच्छे नंबर लाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे बेटा अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग बैच से जुड़ जाइए, और अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या था, यहां से क्या मिल गया हमको, ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाई एम बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 और 6 से, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से। तो 5 और 6 से क्या देखने को मिल रहा है,
ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ बराबर आई बटे ए एन ई ए। ठीक है, अब ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है आपका v इंटू डी, सॉरी ई बराबर जो होता है वो होता है v अपान डी, और चालक तार की लंबाई कितना है? l, तो e अपान l। अब e का ये मान उठा के यहां रख देंगे, तो e इंटू वी डिवाइडेड बाई l इंटू एम और इंटू टाउ बराबर i अपान एन ई ए। ठीक है, तो i को इधर ले आओ, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? ऊपर है ना, इधर लाओगे नीचे हो जाएगा, तो v अपान आई, इसके साथ इंटू में e इंटू टाउ अपान एल एम बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बटे एन ई ए। अब देखो एल एम यहाँ क्या है? भाग में है, दूसरी साइड जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो यानी कि v बटे आई बराबर एल एम, यहाँ भाग में है, इधर जाएगा गुणे में, तो यानी कि ऊपर हो गया एल एम, नीचे इसके साथ में क्या है? e इंटू टाउ का गुणा है, तो e इंटू टाउ का भाग हो जाएगा, यानी एन ई ए पहले से है, इसके साथ एक और आ जाएगा आपका, क्या है? e इंटू टाउ आपका और आ जाएगा, e और e मिलकर कितना हो गया? e स्क्वायर v अपान ई बराबर l अपान एम एन ई स्क्वायर ए टाउ एन ई ए स्क्वायर टाउ। अच्छा, अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, यल चालक तार की लंबाई है, ओम के नियम में पहले ही कहा गया चालक तार की भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, यानी लंबाई वही रहेगी, लंबाई नहीं बदलेगी। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बदलेगा। एन चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि कांस्टेंट है, नहीं बदलेगी। ई एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है जो कि नहीं बदलेगी। ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि जो उसकी मोटाई है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, ऐसा उनके नियम में पहले ही स्टेटमेंट में कहा गया। टाउ श्रांतिकाल है, तो जब सब ताप यानी अगर हम ताप नहीं बढ़ाएंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे, तो हमारा श्रांतिकाल भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? एक तरीके से क्या है? एक नियतांक ही तो है, एक नियतांक है। और b और बटे i का मान क्या आ गया? एक नियतांक आ गया, यानी कि एक कांस्टेंट आ गया। यही ओम का नियम है। यही क्या है? यही ओम का नियम है। एक बार बेटा फिर से देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसे फिर से देखो, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। देखिए इसमें सबसे पहली चीज, ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कि जैसे देखिए, माना कोई चालक PQ है, माना कोई चालक PQ है जिसकी लंबाई L है और उसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A। ठीक, कैपिटल A है। क्लियर? अब जैसे ही हम इस चालक के सिरों के बीच क्या लगाते हैं? विभवांतर लगाते हैं, तो चालक के चारों ओर क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाते हैं, तो चालक के, ठीक है, चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वो कितना हो जाता है? उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? V अपान L, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण, अब देखो इस चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अंदर हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर एक वैद्युत बल लगेगा। कितना लगेगा वैद्युत बल? Fe। F बराबर क्या होता है? QE। Q का मतलब क्या? यहाँ पे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा यानी Q कितना हो जाएगा? E के बराबर। तो Q की जगह हो गया E, तो ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल हो गया। समीकरण नंबर 1। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो m है और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन हमारे त्वरित हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? त्वरित हो रहे हैं, या उत्पन्न जो त्वरण है वो कितना है? A है। तब F बराबर एक और फार्मूला था द्रव्यमान गुणे त्वरण का, तो F बराबर हो जाएगा ma। ठीक है, ये समीकरण 2, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को जब आप कंपेयर करोगे, समीकरण 2 और 3 को कंपेयर करोगे, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ma बराबर किसके हो जाएगा? E इंटू ए के। तो यहां से हमने त्वरण निकाल लिया, यहां से हमने क्या निकाल लिया? त्वरण निकाल लिया। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर हमारा बन गया 4। ठीक है, अच्छा
अब अगर ये समीकरण नंबर 4 बन गया तो एक बात बताओ, ये जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या होते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते ही है ना। तो अगर ये अनियमित रूप से गति कर रहे हैं और किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टकराने में समय लग रहा है, उस टक्कर को अगर हम क्या बोलें, श्रांतिकाल बोलें, टाउ बोलें, क्या बोलें, श्रांतिकाल टाउ बोलें, ठीक है। और टकराने से पहले यानी जब इसके सिरे के बीच विभवांतर नहीं लगाया जाता है, तब हर एक इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग जो है वो क्या है, u1 u2 u3 डॉट डॉट un है। कितना है, u1 u2 डॉट डॉट देखो un है, ठीक। आई बात समझ में। लेकिन विभवांतर लगाने के पश्चात और श्रांतिकाल टाउ के बाद जब हम विभवांतर लगा देंगे तो आपस में ये क्या होंगे, टकराएंगे। तो श्रांतिकाल टाउ के बाद इनका वेग जो क्रमशः है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप विभवांतर लगाओगे इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा यानी कि उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो जब पहले वेग आपका u था और एक्सेलरेशन a मिल गया तो नया वेग कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस at, जहां पे t का काम कौन कर रहा, टाउ, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनके वेग में जो वृद्धि हो रही, कितने की हो रही है, केवल और केवल a टाउ की हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, a टाउ की, ठीक, क्लियर, a टाउ वृद्धि हो रही है। अब वही चीज अगर हमने मान लिया u1 u2 u3 ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जो क्रमशः है u1 u2 u3 डॉट डॉट un है, और श्रांतिकाल टाउ के पश्चात इनका वेग v1 v2 v3 है। तो अब इनका वेग निकाल लिया हमने, ठीक है। और ये जो वेग है, इन्हीं वेग का औसत, इन्हीं वेग का औसत, औसत का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ो और जितने हैं उतने से भाग कर दो। तो टोटल कितने हैं, n है, तो n से कर दो भाग। तो जोड़ के हमने कर दिया भाग। तो यहां से हमने निकाल लिया मान किसका, vd का। क्या आ गया, vd का मान आ गया, यानी कि औसत वेग आ गया, ठीक है। जब औसत वेग आ गया, ठीक, तो अब देखो आगे ये निकला औसत वेग vd कितना आ गया, a टाउ, कितना आ गया, a टाउ। अब जो एक्सीलरेशन यहां पे हमने निकाला था, a का मान देखो यहां निकाला गया ना, तो इस a के मान को उठा के यहां पे रख दिया गया। ये समीकरण नंबर 5 बन गया। और समीकरण नंबर जब ये 5 बन गया तो अब यहीं पे हम क्या लगा दे रहे हैं, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो कि हमने आपको कल रिवीजन के लिए दिया था। I बराबर क्या होता है, NEAVD। तो यहां से VD बराबर क्या हो जाएगा, I अपान NEAV, ठीक है। तो अब VD की जगह पे ये चीज उठा के रख दो या कंपेयर कर लो, जैसे आपकी इच्छा। तो VD की जगह पे यही मान हमने उठा के यहां देखो रख दिया। तो रखने के बाद ये चीज मिल गया। अब E बराबर समीकरण नंबर 1 पे आ जाओ। समीकरण नंबर 1 क्या कहता है, E बराबर V अपान N। तो यहां से E का मान रख दिया गया, E का मान रख दिया गया। अब ओम के नियम में हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल V बटे I चाहिए। तो हमने V बटे I किया, बाकी सबको दूसरी साइड कर दिया, बाकी सबको दूसरी साइड कर दिया। तो बाकी सबको जब आप दूसरी साइड करोगे तो सबके सब क्या है, कांस्टेंट है, सबके सब क्या है, कांस्टेंट है। और यही क्या है, ओम का नियम है, यही क्या है, ओम का नियम है, ठीक है। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए लिखवा देता हूं पूरा प्रॉपर, ठीक है। चलो लिख लो, नोट कर लो। माना कोई चालक PQ जिसकी लंबाई L है, जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A, ठीक। और इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। कितना है, स्मॉल n, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, जब चालक के सिरों के बीच
विभवांतर लगाया जाता है तो क्या होता है, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और जिसका मान E बराबर, जिसका मान E बराबर कितना है, V/L है। कितना है, V/L है, ठीक। अब हर एक इस जो चालक तार आपको दिखाई दे रहा है, इस चालक तार के सिर, प्रत्येक चालक तार के चारों तरफ क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र E हो गया। अब इस वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो अब वही नेक्स्ट लाइन लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, F बराबर E इंटू ए, ठीक है। लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू ए, ठीक। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान हमने मान लिया m है और वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो कैपिटल स्मॉल a है, तब F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, जो ये F है, F का मान उठा के यहां पे रख दिया गया, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को देखो कंपेयर कर लिया गया, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से जो ये F है, F की जगह हमने क्या रख दिया, E, ठीक। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 5, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है कि चालक में, ठीक है, चलो एक लाइन और लिखो। अब यहां तक समझ में आ गया, अब लिखो फिर, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर टकराते रहते हैं, ठीक है। चालक में जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या होते हैं, निरंतर टकराते रहते हैं, ठीक है। और दो क्रमागत टक्करों के बीच यदि समय कितना हो, टाउ, यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल, कितना हो, टाउ या टाउ है, ठीक है। कितना है, श्रांतिकाल टाउ है, ठीक। तब किन्हीं, ठीक है, तब टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कितनी होगी, ए टाउ होती है। कितनी वृद्धि होती है, ए टाउ होती है। कैसे होती है, पूरा अभी हमने समझाया। जैसे मान लो किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग मान लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग कितना है, u है, ठीक। अब t समय पश्चात, और t समय पश्चात कितना त्वरण मिल रहा है उसको, a, तो नया वेग v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे जो समय है वो t ना होके क्या है, टाउ है, तो u प्लस क्या हो जाएगा, a टाउ। अब अगर वेग में वृद्धि निकालोगे तो पहले वेग u था, अब u प्लस a टाउ हो गया, तो वृद्धि कितनी हो रही है, a टाउ की। तो वही चीज है, a टाउ की वृद्धि होती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है। यदि चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग, यदि चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक ऊष्मीय वेग
ऊष्मीय वेग क्रमशः क्या है, u1 u2 u3 डॉट डॉट un है, और ठीक है क्रांतिकाल टाउ के पश्चात इनका वेग जो क्रमशः है वो क्या हो जाएगा, v1 v2 डॉट डॉट vn हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबका औसत ले लोगे, औसत जो है, औसत वेग ही क्या है, अनुगमन वेग है, तो vd बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस vn का औसत। औसत लेने के बाद ये देखो सबका मान रखा गया, मान रखने के बाद ये आपका औसत निकल के आ गया, vd का मान आ गया। ठीक, इसे हमने बना लिया समीकरण नंबर 5। और धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो होता है उसके आधार पर एक और समीकरण आपका बन गया, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब दोनों समीकरण को क्या किया गया, कंपेयर किया गया। तो कंपेयर करने के बाद जो आपका आया वो जो है रिजल्ट हो गया। हमें निकालना ओम का नियम, तो ओम के नियम के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में b और i, यानी कि b बटे i हमें चाहिए, तो b बटे i को हमने एक साथ किया, बाकी सबको दूसरी साइड कर दिया। तो बाकी सबको जब हम दूसरी साइड करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया, और यही क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, कि b और i का जो अनुपात होता है सदैव क्या होता है, नियत होता है, फिक्स होता है, तो वही चीज है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी ले लो। ठीक, हो गया यहां तक? सबका नोट हो गया? बोलो जल्दी। सभी लोगों का नोट हो गया ना? चलिए आगे देखिए। अब आगे बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। किसकी? वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है? ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, चलो तो वैद्युत प्रतिरोध की अगर हम बात करें, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा है तो किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा के मान में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखो, किसी चालक में धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को या रुकावट, ठीक है, उत्पन्न अवरोध या रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका मान वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जिसका मान चालक तार में बहने वाली धारा, ठीक है, और उसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया जाता है इसके अनुपात के बराबर होता है, जिसका मान चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर व चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है।
अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई। R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा वो होता है ओम। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम या फिर वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम या फिर वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर। अब यहीं से अगर हम देखो, यदि V बराबर 1 वोल्ट ले लिया जाए, ठीक, और I बराबर 1 एम्पियर ले लिया जाए, ठीक है, यानी यदि हम किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं और उसमें बहने वाली धारा अगर हमारी 1 ओम की है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। तब R बराबर क्या आएगा, 1 ओम। तो 1 ओम की क्या परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्या परिभाषा बनी, ध्यान से देखो। 1 ओम की परिभाषा, एक ओम की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखोगे, 1 ओम की परिभाषा क्या कहती है। 1 ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उस चालक में बहने वाली धारा का मान, उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा। उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये 1 ओम की परिभाषा हो गई। अब इसका मात्रक, अगर आपको इसकी विमा निकालनी हो तो इसकी विमा कैसे निकलेगी, विमा किसकी, R की। तो R की विमा निकालने के लिए सबसे पहले आप B की विमा निकालिए और उसके बाद फिर I की विमा। I की विमा जान ही रहे हैं A होती है और B की विमा आप लोगों को पता है। तो B की विमा अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी बताओ, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। B की विमा क्या आएगी, B की विमा क्या आएगी। B की जो विमा होती है वो क्या होती है, mL² t की पावर -3 a की पावर -1, ये होती है B की विमा। और नीचे I है, I का मान विमा क्या हो जाएगा, एम्पियर। I की विमा क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो a की पावर यहाँ +1 नीचे है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 पहले से -1 और गया, कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा mL² t की पावर -3 a की पावर -2, ये जो है किसकी, आपके प्रतिरोध की जो है वो विमा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो अभी एक चीज मैंने आपको प्रूफ कराया, ध्यान से देखो क्या चीज हमने आपको प्रूफ कराया। जो ओम का नियम हमने आपको निकलवाया, उस ओम के नियम में क्या चीज देखने को मिल रहा है,
V अपान आई विभवांतर और धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और ये जो नियतांक है यही तो R के बराबर होगा। तो अभी अभी हमने देखा कि R किसके बराबर हो रहा है? R, ये जो B और I का अनुपात है यही R है, और यही R बराबर कितना है? LM और बटे NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, इसी के बराबर है ना। अब यहां से अगर आप देखें तो R जो है किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? ये तो द्रव्यमान है, नहीं बदलेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसके प्रोपोर्शनल है? L के। यानी अगर चालक तार की हम लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के, 1/A के, यानी कि जो नीचे है, ठीक है, नीचे आपका A है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल A हो जाएगा। किसी भी चालक तार की अगर हम मोटाई कम कर दें, मोटाई कम कर दें, यानी अगर A का मान A क्या है? मोटाई ही तो है। किसी चालक तार की अगर आप मोटाई कम कर देंगे तो जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, और अगर आप मोटाई ज्यादा करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मोटाई का मतलब क्या है? अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद के क्षेत्रफल की। दूसरा टाउ, टाउ क्या है? सरांतिकाल। यानी कि अगर किसी भी तार का टेम्परेचर आप बढ़ा दो, यानी कि ताप अगर बढ़ा दोगे तो जो आपका सरांतिकाल है टाउ ये घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जब टाउ घट जाएगा तो आर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है? आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के, यानी कि ताप के। ठीक है, तो अगर किसी भी चालक तार का ताप बढ़ाओगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और किसके? R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/N के। तो किसी भी चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अगर वो क्या है? ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, किसी भी चालक तार यानी कोई ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये चार चीजें हैं बेटा। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो चार कहां? 5 हो गई, 1 2 3 4 5। तो ये 5 चीजों पर जो है आपका ये प्रतिरोध जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये लिख लोगे लैंग्वेज के रूप में। कैसे लिखना है लिखो, बता रहे हैं। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, पॉइंट नंबर 1। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, चालक तार का प्रतिरोध तापमान के, यानी कि ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आप ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो तार है वो अगर आपका तार गर्म है तो गर्म तार का प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहां तक बोलो, यहां तक बात सभी का क्लियर हो गया? पॉइंट हमने समझा दिया। अब ये चीज जो है, ये चीज आप अपनी नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, होमवर्क। ठीक है, ये चीज आप अपनी नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, होमवर्क है। आज की इस सेशन में जितने भी टॉपिक आपको बताए गए सारी चीजें समझ में आई अच्छी तरीके से? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो वो भी लिखना। ठीक है, रिप्लाई आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।